चलिए हम आगे कंटिन्यू करते। देखिए फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल कॉज क्या था, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंड करने की। सेकंड हमारा जो पॉलिटिकल कॉज होगा वो होगा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह मुगल रूलर थे, ठीक है। वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी एंड रिसीव पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के अंडर में उन्होंने प्रोटेक्शन लिया था। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी। पूरे रूलर किंग से इनके नाम को ही हटा दिया था। अब इनके नाम को हटा दिया था, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि इन 1849 लॉर्ड Dalhousie announces that successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. They were required to shift to a palace near the Qutub Minar. In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use the imperial title with their name and would be known as mere prince. This decision of British hurt the feeling of the Mughals. Clear? Consequently, Zeenat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. क्लियर है? तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि बहादुर शाह ने चूंकि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट ले लिया था, ब्रिटिशर्स के कंसेंट, ब्रिटिशर्स के पॉइंट को अग्री कर लिया था, इसके कारण पूरे मुगल से ही इनका नाम हटा दिया गया था। देन फर्स्ट तो हमारा पॉलिटिकल कॉज था एक्सपेंशन का। सेकंड उन्होंने मिस ट्रीट किया था किसके साथ? बहादुर शाह के साथ, जिन्होंने एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया उनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। नाना साहब को क्या ट्रीटमेंट था? नाना साहब वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, द लास्ट पासवा। द Britishers refused to grant Nana Sahab the pension they were paying to Bajirao. उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद के सन नहीं थे, अडॉप्टेड सन थे। दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड इन द मराठाज रीजन। नाना साहब हैड inherited wealth from the former Paswa, which he utilized in sending emissaries to different part of the country for generating awareness among the Indians about the British policies. Nana Sahab also traveled between Delhi, Lucknow to gather support for the movement. अब इस तरीके से नाना साहब के साथ मिसट्रीट किया गया। देन नेक्स्ट क्या कारण था? एब्सेंस ऑफ सॉविजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंस ऑफ सॉविजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश मीन्स दैट इंडिया वॉज being ruled by the British government from England at the distance of thousands of miles. This was रिसेंटेड बाय द इंडियंस। देखिए इंडियंस को भी समझ में आ गया था कि बहुत दूर रह के तो इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो उनको दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया को मैनेज कर रहे हैं, बट दे आर सिटिंग थाउजेंड ऑफ मिलियंस अगो। बहुत दूर रहकर वो हमारे पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमको मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये क्या थे? ये सब पॉलिटिकल कॉज थे किसके? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के होने के। अब सोशल रिलीजियस कॉज क्या था? देखिए हम चूंकि इंडिया ना ऑलरेडी रिलीजन के लिए फेमस है, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे है, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे, तो क्या था? इंटरफेस विथ सोशो कल्चर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना कि बहुत सारे इंटरफियरेंस स्टार्ट कर दिया था हमारे सोशो कल्चर चीज़ों पे। बहुत चीज़ों को उन्होंने मना कर दिया था कि रीमैरिज एक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया था, सती प्रथा के अगेंस्ट काम किया था। इससे बहुत सारे ग्रुप जो है वो नाराज हो गए थे। देन एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। पीपल वर suspicious of introduction of modern innovation, railways and telegraphs. They were rumors that telegraph poles were erected those who were against the British. Similarly, Orthodox Indians noted that in the railway compartments, the higher caste and the lower caste were made to sit साइड बाय साइड। तो इस तरीके से ना ये सब कुछ चीज़ें थी, कुछ मतलब गवर्नमेंट ब्रिटिश की कुछ जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा भी कर रही थी, बट यहाँ के लोगों को वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के कारण वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देन पॉलिसी ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। द ब्रिटिश ऑफिसर वर रूड एंड arrogant towards the Indians. They believed that they were superior to Indian and followed a policy of contempt towards the Indian. They dubbed the Mughal too as cruel and unfaithful. अब देखिए बेसिकली उन्होंने क्या किया था ना, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा करप्शन था। वो उन्हीं लोगों को अच्छी पोस्ट पे रखते थे जो वो उनके लिए वफादार होते थे, उनके लिए फेथफुल होते थे। कॉमन पीपल के साथ अगर कुछ क्राइम वगैरह होता था तो वो बहुत गलत तरीके से, बहुत इल ट्रीटमेंट उनको मिलता था। देन oppression of the poor. The complex judicial system enabled the rich to oppress the poor. Flogging, torture, imprisonment of cultivators for their inability to pay arrears of the rent
लैंड रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट ऑन डेब्ट वर क्वाइट कॉमन। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण भी ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा फेवर नहीं किए जा रहे थे, खास करके हमारी कंट्री इंडिया में। देन एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज द ब्रिटिश were different from Indian in race, religion, and sentiments. In 18th century, the British showed a friendly attitude towards Indian religion. They had no particular zeal of their own religion, and the company even acted as a trustee of some Hindu temples. However, in 19th century, this attitude underwent a change, and British began to interfere with the local religion and social customs. They denounced idols worship and dubbed local belief as ignorance। तो ये सारी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इंडिया के मतलब कह सकते हैं कि अनफेवरलिज्म का सामना करना पड़ा। फिर नेक्स्ट और क्या रीज़न था? फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे, इंडिया में उसको धीरे धीरे करके ला रहे थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे स्कूल्स स्टार्ट कर दिए थे, जो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था किसका, हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स के अपोज होने का। देन टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। Religious sentiments of Indian were hurt by the official policy of taxing lands belonging to temples and mosques. Such land has been exempted from tax by previous Indians। देखिए इसके पहले जितने भी किंग्स थे, सबने जितने भी लैंड वगैरह प्रीस्ट या मॉस्क्यू टेम्पल इन सब चीज़ों के लिए थे, उसको बेसिकली नहीं किया था किसी भी तरीके के टैक्स के अंदर। बट ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने सब जगह पे टैक्स लगा दिया। देन लास्ट हमारा सोशियो इकोनॉमिक क्या था? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। The Religious Disabilities Act in 1850 changes the Hindu law of property. It enabled a convert from Hinduism to other religion to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an insensitive to give up वंस रिलीजन फेथ। मतलब रिलीजियस ग्राउंड पे बहुत तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को आप कह सकते हैं हर्ट किया था। अब उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक मतलब देखिए क्या, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? एक्सप्लॉटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमारे यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे उसका एक्सप्लॉटेशन। बेसिकली ब्रिटिशर्स का एम क्या था? उनको अपने कंट्री को प्रमोट करना था, अपनी कंट्री की चीज़ों को बढ़ाना। तो व्हाट दे आर डूइंग, वो अपने यहाँ के इंग्लैंड की जो भी चीज़ें थी उसको बहुत प्रमोट करते थे, उसके सेल आउट को प्रमोट करते थे। बट इंडिया के जो भी चीज़ें थी उसको, जैसे कि रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, इन सबको क्या किया था उन्होंने? इधर से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ पे बनते थे। मतलब हमारे यहाँ की चीज़ों को ले जाके फिर वहाँ वो फिनिश में कन्वर्ट करते थे, और हमको उस तरीके के पैसे नहीं मिल रहे थे, और हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए ही यूज़ करते जा रहे थे। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारे यहाँ पे जितने भी गोल्ड, जितने भी प्रीशियस चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें वो यहाँ से लेकर के किसी न किसी मीन के थ्रू वो ब्रिटिश में पहुँचा रहे थे। टिल द बैटल ऑफ प्लेसी द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज टू ब्रिंग गोल्ड इन टू इंडिया टू बाय इंडियन कॉटन एंड सिल्क। हाउएवर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल द ब्रिटिश स्टॉप गेटिंग गोल्ड इन टू इंडिया। दे बिगन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड फॉर द surplus revenue of Bengal and the profit from the free duty free inland trade। मतलब they didn't bring anything from England for buying cotton, for buying raw material। what they are doing, they just generate revenue from India and they started using those revenue for the purpose of getting raw materials for British industries। they are not going to pay single penny to Indian people from the England। देन डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे कोशिश किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि किसी भी तरीके से यहाँ की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन ना मिले, आर्टिशियंस को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना मिले, जिससे कि वो एक्सप्लोर अपने आप को बहुत ज़्यादा कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीसेंट्री का भी इकोनॉमिक डिक्लाइन, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा तरीके से लैंड की रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़ाते चले गए, और उनके ना पे करने के केसेस में उनके सारे लैंड्स को भी वो एक्वायर करने लगे ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से पीसेंट्री क्लास भी थी जो बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को मतलब पसंद नहीं करने लगी थी। देन ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने जितने भी पीसेंट्स थे, देन प्रीचर्स थे, देन आर्ट क्राफ्टमैन थे, उन सबको क्या किया था, सब जो है वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया था। उनको अपनी लाइवलीहुड सर्वाइव करने के लिए उनको पैसा अर्न करने में टफ होने लगा था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से इनके यहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज ना हो। देन
इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। देखिए इंडिगो कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ज़बरदस्ती एक तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। उसके बाद उसको स्टार्ट तो किया बट उनसे क्या था, देखिए इंडिगो ट्रेड वर हाईली प्रॉफिटेबल टू द ब्रिटिश बट द कंडीशन अंडर विच द पीसेंट्स हैव टू वर्क वर इन ह्यूमन। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, द पीसेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो इन द फील्ड चूजन बाय द ब्रिटिश प्लांट। If they planted anything else, their crop were destroyed and the cattle were carried off as punishment। मतलब वो क्रॉप ही डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके कैटल्स को भी लेकर चले जाएंगे। पॉवर्टी एंड फेमिनाइन। देखिए क्या था कि गरीबी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई थी, साथ में उन्होंने क्या किया था, indigenous industries, high taxation, the drain of wealth, stagnation of agriculture, exploitation of poor peasants reduced the Indian to extreme poverty, famine revenged, and the country in the second half of 19th century. There were four major numerous minor famine between 1765 to 1857। द फेमाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी, मतलब अकाल कह सकते हैं, जिसमें खाने को भी चीज़ें ना रहें। तो वैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी हमारे कंट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। देन डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अभी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का भी धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच इंक्लूड द तालुकदार एंड द हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर स्टेट। मतलब उनको भी अपने स्टेट से डिप्राइव करना स्टार्ट कर दिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। देन मिलिट्री कॉजेस, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। मिलिट्री कॉजेस में चूंकि ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से तो सोल्जर्स लेके आते नहीं थे ना, थोड़े से लाते थे, बाकी सारे सोल्जर्स तो हमारे इंडियन से होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ के जो भी सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। उनको सैलरीज कम देते थे, उनको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, उनको खाने का प्रॉपर नहीं मिलता था, उनके साथ बहुत गलत तरीके से पेश आते थे। जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट, एक अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ इट वाज अ ताबो ऑफ द ब्राह्मण टू क्रॉस द सी। अब देखिए बेसिकली क्या था ना कि ब्राह्मण से बोलते थे कि हमको सी क्रॉस नहीं करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि ऐसा कुछ भी बिलीफ को ना मानते हुए और सबको, द ब्राह्मण सोल्जर्स सॉ इन दिस अ डेंजर ऑफ देयर कास्ट, दिस लेड्स टू द फीलिंग ऑफ रीसेंटिमेंट अमंग देम। ठीक है, तो ब्राह्मण सोल्जर्स को जब उनको ये लगा कि हमको, जब हमारे कास्ट में कहा गया है कि हमको क्रॉस नहीं करना है सी को, और ब्रिटिशर्स हमको इसके लिए बार बार कह रहे हैं करना है और बार बार हमको इसको करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो मतलब दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर रिलीजन, आवर कल्चर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी। अब ब्रिटिश आर्मी में क्या था, देखिए जितने भी सोल्जर्स थे वो सब क्या थे, इंडियंस ही थे। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन इंडियन वॉज नेवर वेरी लार्ज विद द ब्रिटिश इन द रेशियो ऑफ लो एज 1 ऑफ द 4,000। फिर क्या हुआ था, दिस कुड नॉट कम थ्रू, दस इट मेड इट ईजियर फॉर द लार्जर नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू टेक अप आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब चूंकि इतने सारे इंडियंस थे ना, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा होना काफ़ी ईजी टास्क था। देन ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, ऑल हायर पोजीशन इन एम्प्लॉयमेंट वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश। ठीक है, किसी भी तरीके का इंडियंस को प्रमोशन नहीं मिलता था, हायर पोस्ट नहीं मिलती थी कहीं भी। बहुत अच्छे पोस्ट पे जो एक्चुअल में एक्टिव होती है पोस्ट, उन सारे पोस्ट पे ब्रिटिशर्स को ही राइट था, वही उसको यूज़ कर सकते थे। देन डिप्राइव्ड ऑफ अलाउंसेस, किसी भी तरीके का कोई भी अलाउंस इंडियंस को नहीं दिया जा रहा था। देन फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना, बहुत फॉल्ट तरीके से किया था। मतलब हर एक ट्रूप में नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा डले हुए थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वही उनको कमांड करते थे, वही उनको हमेशा ऑर्डर देते थे कि क्या काम और किस तरीके से करना था। देन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे उनकी परफॉर्मेंस भी एज कम्पेयर टू इंडियंस बहुत ख़राब थी। स्टिल इंडियंस की सैलरी जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स के। अब देखिए इमीडिएट कॉस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड रिफ्ले। सबसे जो इमीडिएट कॉस्ट था 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड रिफ्ले। इसमें क्या था, इन 1856 द ब्रिटिश अथॉरिटी डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन musket called the brown bass by the new Enfield rift. The loading process of the Enfield rift involved bringing the cartridge to the mouth and biting of the top grazed paper with the teeth. In January 1857, there was a rumor in the Bengal regiment that the gazed cartridge
हैड द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब देखिए बेसिकली ना इंडियंस जो थे वो नॉर्मली नॉनवेज अगर खाते भी थे फिर भी वो लोग भी काउ और पिग इन सारी चीज़ों को नहीं खाते थे। अब क्या था, मुस्लिम रिलीजन एंड द काउ इज स्केयर टू हिंदू एंड द पिग इज अ ताबू टू द Muslims. So both Hindu and Muslim soldiers refused to use this cartage and staged an uprising when they were forced to use them. अब देखिए बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग, अपराइजिंग का बिगिनिंग देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये पोर्शन आपके क्लास 10th के अभी इस ईयर के पेपर में नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया गया है, तो इसलिए हम इस पोर्शन को इधर में छोड़ते हैं। अब देखिए देखते हैं हम सीधे सीधे से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ही आपका लास्ट टॉपिक होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हम ड्रॉबैक्स देखेंगे। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि क्या इम्पैक्ट था या कह सकते हैं कि क्या उसका आउटकम आया। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस में जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिली थी वो था इंडियंस ने चूंकि सब मिलकर किए, स्टिल अभी इंडियंस इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे कि उनको एकदम से ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिल जाए। देखिए हुआ क्या हुआ, एंड ऑफ द कंपनीज रूल। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज द एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया directly by the crown. This was done by the Government of India Act 1858, which had the following provision: the transfer of power to govern Indian from East India Company to the British Crown. The Company Board of Control and Court of Director were abolished, and member of the British Cabinet were appointed secretly. देखिए क्या हुआ था, एक्चुअल गवर्नेंस वॉज टू बी कैरीड ऑन एज बिफोर बाय द गवर्नर जनरल, who was also given the title of the Viceroy, that is, a personal representative of the Crown. Lord Canning was appointed as the Viceroy. Under this appointment to the civil service were to be made by the open competition under रूल मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब कुछ ऐसे पोस्ट क्रिएट की गई जिसमें कि ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू लोग आ सकते हैं। मतलब इफ इंडियन कैन ऑल्सो क्लियर द एग्जाम दे कैन ऑल्सो अपॉइंट। देन क्वीन विक्टोरिया proclamation. The Queen proclamation incorporating the transfer of governance from East India Company to the British Crown was made public at Allahabad on November 1, 1815 by Lord Canning, the first Viceroy of India. The proclamation promised that Government of India would follow the policy of non-intervention in social and रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियंस। मतलब क्या बोला कि हम किसी भी इंडियंस के सोशल एंड रिलीजियस मैटर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इंडियन एंड यूरोपियंस एज इक्वल, मतलब सबको इक्वल मिलेगा, एजुकेशन इक्वल सारी फैसिलिटीज़ में मिलेंगी। देन ग्रांट अ जनरल पैरडन टू ऑल दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द वॉर। ठीक है, सबको जनरल पैरडन दिया गया। देन डू इट्स बेस्ट टू एडवांस द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। Then next, promote workers of public utility in India so as to ensure the material as well as the moral progress of the people. Clear? Then end किसका हुआ, end of Mughals and Pashwas। जितने भी मुगल्स एंड पासवास था उनका भी एंड हो गया। बहादुर शाह जफर टू who was deported to Yangon, the Mughal dynasty came to an end. Then Nana Sahib, the last Pashwa, had taken an active part in the uprising and had fled to Nepal after the failure of the uprising. So the office of the Paswa also came to an end. Thus ended two of the most formidable foe of British, Marathas and Mughals. ठीक है, then relation with princely states. The policy of annexations and doctrine of lapse were abandoned. Some of the Indian princes had remained loyal to British, had helped them in surprising and uprising. Their loyalty were rewarded with the announcement that their right to adopt higher would be respected and integrity of their territories guaranteed against फ्यूचर एनेक्शन। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अभी ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि इंडियंस वर केम टुगेदर एंड इफ दे एनी टाइम केम टुगेदर अगेंस्ट अस देन दे विल डेफिनेटली लूज देयर कंट्रोल। तो उसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट था रेसिकल एंटागोनिज्म। इसमें क्या था, द ब्रिटिश बिलीव इन देयर रेसिकल सुपीरियरिटी एंड दे थॉट कि वो सबसे अलग सबसे सुपीरियर हैं। मतलब दे
what they preserve their authority over the Indians. Railway compartment, park, hotel, club, etc. reserved for European only were visible. मतलब इस तरीके से उन्होंने रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन किया था कि ब्रिटिशर्स सबसे डिफरेंट है एंड दे हैव सम डिफरेंट फैसिलिटीज, उनका हर चीज अलग होना चाहिए. देन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज डायरेक्टेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट फुलफिल द टू एम ऑफ द ब्रिटिश. कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंडियन एम्पायर एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशियन अफ्रीका. ब्रिटिश ने जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई थी. देन नेक्स्ट क्या था? इंक्रीज्ड रेसिकल बिटरनेस. रेसिकल बिटरनेस मतलब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोग से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं घृणा करना स्टार्ट कर दिए थे, नफरत करना स्टार्ट कर दिए थे. देन रिलीजियस चेंजेस. द ब्रिटिश रूल डिक्लेयर्ड emphatically their policy of non-interference in the religious affairs. बोला था बट ऐसा किया नहीं था. चेंजेस इन द आर्मी. द इंडियन आर्मी वॉज रिकोगनाइज्ड आफ्टर 1858 टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ अनदर अपराइजिंग. अब बेसिकली जो इंडियन आर्मी थी उसको भी क्या कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन मिलने लगा था. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, कुछ अच्छे हुए थे, कुछ बुरे हुए थे. लेकिन हमारा कह सकते हैं इकोनॉमिक के लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन ही किया था. किसने? ब्रिटिश ने. इंडिया वॉज टर्न इनटू टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी, एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स. अब आप देखिए रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके फिनिश गुड्स जो महंगे में हम लेना स्टार्ट कर देते. सैलरी एंड अलाउंस ऑफ सेक्रेटरी एंड स्टेट मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एंड सिविल सर्वेंट और मिलिट्री ऑफिसर वर लार्जली ड्रेन ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा उन लोगों को सैलरी और अलाउंसेस देते थे और चूंकि नॉर्मली वो सब ब्रिटिशर्स ही होते थे तो किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं इंडियन की इकोनॉमी, इंडियन के ही पैसे को यूज़ किया जा रहा था. देन पीसेंट्स वर इम्पोर्वेनिस्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. द इंडिगो पीसेंट्स को ज़बरदस्ती मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा था. देन आर्टिशियंस जो थे उनको बहुत ज़्यादा सबको कोलैप्स कर दिया था. आर्टिशियंस को, हैंडीक्राफ्ट्स को. द इंडियन हैड टू पे हैवी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फॉर्म में देखें तो हमारा इसके बाद भी कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेशन ही था. देन राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म. इसी के कारण क्या हुआ? नेशनलिज्म जो है वो इंक्रीज हुआ. नेशनलिज्म से मेरा मतलब है कि लोगों ने अपने नेशन, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया और ये सोचना स्टार्ट किया कि अगर हमारी कंट्री से ब्रिटिश को नहीं हटाया गया तो हमारे कंट्री का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है. देन ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्रॉबैक क्या क्या था? द मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शंस ऑफ द centralist and illicit. The uprising in different part of the country were completely अनकोऑर्डिनेटेड. बेसिकली हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हुआ ना, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था इसलिए इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया. द मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल. कोई कॉमन गोल नहीं था, सब जितने भी लोग थे वो अपने अपने गोल के लिए फाइट कर रहे थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं इम्पैक्ट नहीं हुआ. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द सर्विस ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज लाइक लॉरेंस. इस तरीके से क्या हुआ था ना तो कि मतलब उन्होंने जो भी फाइट किया वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा कंट्रोल लूज हुआ लेकिन कह सकते हैं कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ. ब्रिटिशर्स एम्पायर हैज़ फार सुपीरियर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल टू द इंडिया. तो इसलिए नेचुरली ब्रिटिशर्स को ही कहीं ना कहीं इस वॉर में बेनिफिट मिला. द मूवमेंट डिड नॉट हैव नेशन वाइड. तब ये मूवमेंट पूरा नेशन वाइड नहीं था. नेशन में जो जो लोग अगेंस्ट थे उस पर्टिकुलर पार्ट में ये मूवमेंट हुआ इसलिए उस लेवल तक सक्सेस नहीं हुआ. सम जमींदार्स और रूलर्स थे जो कि रिफ्यूज़ किए इस मूवमेंट को ज्वाइन करने से. इसके कारण भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये वॉर था, वॉर का जो नेचर था वो इस तरीके का था कि मतलब पूरे कंट्री में एक साथ वॉर नहीं हुआ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, प्रॉपर कह सकते हैं हर एक ग्रुप के लोगों का एक साथ फाइट नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो इसके कारण फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. बट इससे एक बेनिफिट वो ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि यस इंडियंस कैन ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट अस और हमको उनसे भी अलर्ट रहना होगा. और ब्रिटिशर्स ने भी कुछ नई टेक्निक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया. साथ ही साथ हमारे कंट्री में भी नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. इसके बाद ही कंट्री के लोग जो भी की फेवर में नहीं थे उनको भी ये लगा कि नहीं हमको अपनी कंट्री को फ्री कराना होगा अपनी कंट्री के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. तो ये हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है. लेसन 1 के क्वेश्चंस बेटा पॉइंट्स
बहुत ही ईजी हैं, आपको इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो कि अच्छे से याद रखनी है। साथ में अभी इस समय पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको कुछ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये जो छोटी-छोटी पिक्चर्स दी हुई है ना, इनको भी अपने माइंड में लेकर के चलना होगा। साथ ही साथ किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे चीज़ें हुई थी, इसको मैप में भी कंसर्न करके चलना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का आज खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे और हम हिस्ट्री के सारे लेसन को कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक खत्म कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।